आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी इस सीरीज के अंतर्गत हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड एमपीपीएससी, आईएएस, यूपीएससी, जिस भी कॉम्पिटिटिव बेस में एग्जाम में पॉलिटी का पोर्शन है, उसके लिए हम इस पॉलिटी के भाग को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम 117 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 120। कोशिश करेंगे कि आज भाग 5 हमारा कंप्लीट हो जाए। कुछ भी तरह का अगर टेक्निकल इशू नहीं आता है तो हम आज इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। पुनः कहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है। जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना दिल खोलकर आप वीडियो को शेयर करें। विनम्र अनुरोध है। गुरु को दी गई दक्षिणा कभी व्यर्थ नहीं जाती और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसी के साथ आप लोगों को यह भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भाई बहन, कजिन्स या आपके बच्चे, है ना, क्योंकि पीएससी की तैयारी तो हम 40 इयर्स तक करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे अगर कोई आपके नवोदय में या फिर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो बेजोड़ तैयारी कराने के लिए आप मेरा ऐप प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती सर्च करें। वहां सर्च करने के बाद पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही रिजनेबल रेट में वहाँ बहुत अच्छी चीज हमारी टीम पढ़ा रही है, तो आप चाहें तो वहां जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट 5 ईयर, लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ अवेलेबल है। क्लास अभी 1 to 2 डेज से ही स्टार्ट हुई है, तो बिल्कुल आप वहां पर जाकर इससे जुड़िए। ठीक है, चलिए आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आर्टिकल 120, आर्टिकल 120, आर्टिकल जो 120 है, इसके अंतर्गत जो संसद में भाषा, जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज यूज होगी, वो लैंग्वेज कौन सी होगी? तो जो लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होगी वो या तो हिंदी या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, दोनों भाषा का प्रयोग हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा सांसद जिन्हें दोनों भाषाएं ना आए तो वह सभापति महोदय से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, जहां से वो आया है, मान लो वो पश्चिम बंगाल से है, उसको ना तो हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, तो वह सभापति महोदय से, जो वहां के सभापति है, स्पीकर है, उनसे अनुमति लेकर अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 121 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यकीन ना आए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए। किसी भी एग्जाम को समझने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है क्या है? आप लास्ट ईयर के पेपर उठाए, पिछले साल जो पेपर पूछे गए हैं, आप वहां से उसे गेस करिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और कैसा पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। लोगों की बातों में, मिथ्यवैता में ना आए और देखें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हम देखेंगे आर्टिकल जो 123 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम 121 और 122 भी पढ़ लेते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि जो बिल्कुल काम का नहीं है उस आर्टिकल को मैंने बाहर फेंक दिया है। आर्टिकल 121, 121 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? संसद जजों के आचरण, कार्यप्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता, किंतु उन पर महाभियोग ला सकता है, उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता? जो जज है ना, जजों के जो, मतलब उन्होंने जो जजमेंट दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, या कुछ वक्तव्य ऐसे कहे हैं, उस पे संसद में कोई किसी तरह की चर्चा नहीं होगी कि उस जज ने अच्छा किया या ऐसा कहा। ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम
हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो संसद के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उस पर महाभियोग ला सकते हैं। और महाभियोग क्या होता है, किसी को अपने पद से हटाने के लिए लाया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 122, आर्टिकल जो 122 है, देखो अभी तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 122, न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। अगर कोई सांसद, देखो अगर जांच करने लग गए तो क्या होगा, जो वहां पर मंत्रीगण बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका जो बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन होगा। वो सोच समझ के बोलेंगे, तो उतने अच्छे से कार्य नहीं हो पाएगा। अगर किसी के हाथ पांव बांध दिए जाए तो क्या कार्य अच्छे से होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सांसद को वहां बोलने की छूट है, वो बोल सकता है अपने हिसाब से। लेकिन क्या बोल रहा है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। लेकिन हम किसी बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो संवैधानिक है या नहीं, कहीं अनलीगल तो नहीं है, इसकी जांच न्यायालय कर सकता है। ठीक है, यही लिखा है इसमें कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी न्यायालय द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 डायरेक्ट पूछता है कि आर्टिकल 123 में क्या दिया है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तथा कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अस्थायी कानून बना लेते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। है ना। कोई कानून कब बनता है, जब संसद, लोकसभा, राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, कानून बन जाती है। अब जरा सोचिए, संसद के जो सदन है, संसद के दोनों ही सदन अपने काय में ना हो, अपने सत्र में ना हो, है ना, किसी भी कारणवश वहां अवकाश चल रहा है, और ऐसे में किसी कानून की आवश्यकता हमें पड़ रही है, तब क्या किया जाएगा, तब ये कहा किया जाएगा, आर्टिकल जो 123 है वो कहता है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है ना, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। आइए अब इसके अध्यादेश के बारे में हम कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। एक राष्ट्रपति चाहे कितनी बार भी अध्यादेश ला सकता है ना। अध्यादेश क्या लाने की क्या शर्तें हैं, वो हमने अभी आर्टिकल 123 में पढ़ ली है। अब देखिए, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, क्योंकि जो 2 सत्र होते हैं, है ना, सत्र लगते हैं, पहला सत्र यहाँ हुआ, दूसरा सत्र यहाँ हुआ, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 6 मंथ का होता है। यदि इस 6 माह के भीतर कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की अवधि मात्र 42 दिन रह जाती है। इसे स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। जब सत्र स्टार्ट हुआ तो 42 दिन का समय होता है। 42 दिन में अगर लोकसभा और राज्यसभा इस बिल को पास कर दे तो वो स्थायी कानून बन जाएगा, अदरवाइज जो अध्यादेश जारी हुआ था वो लैप्स हो जाएगा। 42 दिन मतलब कि 7 दिन, एक सप्ताह, तो कितने हो गए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, बोलिए कितने हो गए अपने, 7 छंग 42, है ना, 7 into 6। ठीक है, मतलब कि ये कितने समय का हो गया, 6 मंथ का, है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 24, 7 छंग 42। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ 42 दिन लिखा हुआ है। महीने की बात करें तो 6 माह। सर्वोच्चतम या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, यानी और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग है। अनुच्छेद 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की क्या की गई है, चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो स्वीकृत संख्या है वो 34 है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है,
34 हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जजों की संख्या डिसाइड की गई है 34। 34 से कम हो सकते हैं लेकिन 34 से ज्यादा नहीं हो सकते। इतने जज हम रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल या तो वो जज रहा हो या 10 साल वकील, साथ ही राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या है? योग्यता। या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या रहा हो? जज रहा हो, या उसने हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, या फिर वह जो हमारे राष्ट्रपति जी है उनकी निगाह में कानून का एक अच्छा क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम की से सहायता लेते हैं। अब ये कॉलेजियम क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को क्या कहा जाता है? कॉलेजियम कहा जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो वो इन्हीं की सहायता लेते हैं। जजों को हटाने हेतु क्या किया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। जब तक किसी जज अब तक किसी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु पारित नहीं हो सका, है ना? मतलब हटे नहीं वो। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 जजों का वेतन। अब जो जजों का वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 सीजीआई जो मुख्य न्यायाधीश है इंडिया के, उनके अनुपस्थिति, अगर वह अनुपस्थित है तो कुछ जजों में से एक मुख्य न्यायाधीश बनता है किंतु वो क्या होता है? अस्थायी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 127 एडिशनल जज, ये क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है एक तदार्थ न्यायाधीश, है ना? अगर जजों की संख्या में कमी हो जाए तब क्या करते हैं? इसे लाने की सिफारिश सीजीआई किससे करते हैं? राष्ट्रपति से करते हैं कि अब एक एडिशनल जज बिठाओ भाई, या जज की क्या है? कमी है। और ये जो आपके सीजीआई है ये किससे करते हैं? राष्ट्रपति से करते हैं। आर्टिकल 128 एडिशनल जज उपलब्ध नहीं हो, अगर मान लो एडिशनल जज नहीं बना पा रहे हैं तो जो सेवानिवृत्त है कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको फिर यहाँ पर लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129। इसका मतलब जो इसमें लिखा है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई सा क्या सुनाया? फैसला सुनाया, तो उस फैसले को हाई कोर्ट हुआ, कोई सा भी कोर्ट हुआ, उस फैसले के आधार पर वो क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है ये किसका कार्य करते हैं? अभिलेख का कार्य करते हैं कि भैया मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई सा केस चल रहा है, अब वो कह सकते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में ऐसा आदेश दिया था या ऐसा किया था। तो इस प्रकार ये क्या कर रहा है? अभिलेख का एक प्रूफ का कार्य कर रहा है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी क्या कर सकता है? उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। वैसे तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? दिल्ली में है, किंतु सीजीआई के कहने पर राष्ट्रपति इसकी खंडपीठ या ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर में अस्थायी खंडपीठ ओपन किया था। 131 सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता, कि इनके पास क्या क्या आधिकारिकता है वो हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके
अंतर्गत केवल ऐसे मामले को रखा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं, दूसरे कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। अब कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं? एक तो केंद्र और राज्य में विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य में अगर विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। राज्य राज्य में विवाद है, मान लीजिए पड़ोसी राज्य है, ईश्वर ना करे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में कोई विवाद हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। उसके बाद एक और केंद्र एवं उसके साथ कुछ राज्य, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है और इधर मान लीजिए कुछ राज्य है 3-4, उसके मामले भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन इसे मूल अधिकारिकता में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका विवरण पहले ही आर्टिकल 71 में हो चुका है। चलिए आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 कहता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहां से रिजेक्ट हो गया, वहां से न्याय हमें उचित तरीके से नहीं मिला, हमें लगता है न्याय में त्रुटि हो गई है ना, या कुछ खामी रह गई, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। पुनरावलोकन मतलब उस चीज को फिर से क्या करना, उस चीज का फिर से रिवीजन करना, उस चीज को दोहराना। इस तरह सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। आर्टिकल 139 मूल अधिकार के अलावा इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार ये कौन सी रीट में है? रीट हम जारी करते हैं ना, तो हम नहीं जारी करते, मतलब न्यायालय जारी करता है। मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले पर रीट निकालना हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेंगे। अगर मूल अधिकार के अलावा कोई दूसरी रीट आपको निकलवानी हो तो फिर आर्टिकल 139 का उपयोग होगा। 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर बाध्य है, कोई चैलेंज नहीं करेगा। 142 राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह भी देंगे, लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। एंड लास्ट 148 नियंत्रक एवं महापरीक्षक सीएजी कैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में अभी 2 साल पहले इससे क्वेश्चन आया, उसके पहले भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट उनने 149 का आर्टिकल पूछा था। सीएजी की चर्चा आर्टिकल 148 151 तक है। 148 में क्या है? सीएजी के पद की चर्चा है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। 149 में क्या है? इनकी शक्ति की चर्चा है। भारत के लेख विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच सीएजी कर सकता है। 150 केंद्र तथा राज्य दोनों के ही लेखाओं की जांच कौन करता है? सीएजी। 151 सीएजी केंद्र तथा राज्य के लेखाओं की जांच करके उसकी रिपोर्ट किन्हें सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 151 खत्म। कल से हम 152 पढ़ेंगे, मतलब कि भाग 6। भाग 5 अभी तक कंप्लीट हो गया, आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी इसके एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे। ठीक है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।